हेलो एवरीवन, मैं उषिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो आपके यूपी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचईएससी और जीटीसी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट टू। लिस्ट वन में हमको सिलेक्शन प्रोसीजर से जो सिलेक्शन टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट दिए हैं और लिस्ट टू में उनकी मीनिंग दी है। देखिए, ये जो टेस्ट के बारे में, दीज आर रिलेटेड टू स्टाफिंग प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। तो सही व्यक्ति को सही पोजीशन देना, ये स्टाफिंग प्रोसेस में किया जाता है। स्टाफिंग में कई चीजें इन्वॉल्व हैं, यानी जो उसके एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट, दूसरा है आपका सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन, कंपनसेशन। रिक्रूटमेंट मतलब जो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं उनको सर्च करना और उनको स्टिमुलेट करना कि वो वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। जैसे हमारे पास जॉब्स के लिए जो एप्लीकेशन आती है, जो एडवर्टीजमेंट आता है वेरियस एप्लीकेशंस का, वो रिक्रूटमेंट के लिए आता है। यानी जो इंफॉर्मेशन होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन होती हैं और कैंडिडेट जो उसके लिए सूटेबल है वो वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। रिक्रूटमेंट को हम एक पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ये मोटिवेट किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है कि वो वेकेंट जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई करें। अब जब एप्लीकेशंस आ गई तो अगला प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन का। सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि अब इसमें क्या किया जाता है, छांटा जाता है लोगों को। वेकेंट जॉब पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देखा जाता है और चेक किया जाता है कि जो एप्लीकेशंस आई हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस उन्हीं जॉब डिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग है। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं उनको स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दिया जाता है और जो लोग उसमें रिक्वायर्ड होते हैं वो सिलेक्शन प्रोसीजर में जो आगे की पूरी प्रोसेस होती है उसमें जाते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो एम्प्लॉयज हैं उनको प्लेस किया जाता है, प्लेसमेंट होती है, उनको ट्रेन किया जाता है, जो भी उनकी बेस्ट एबिलिटी होती है उसको डेवलप किया जाता है। यानी उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। ओरिएंटेशन यानी कि जो नया एम्प्लॉय है उसको कंपनी, सुपीरियर्स, सबॉर्डिनेट्स, कलीग्स इनके साथ मिलाना, उनसे इंट्रोड्यूस कराना। और कॉम्पनसेशन यानी कि जो वेजेस एंड सैलरी प्लान्स हैं उसको बनाना। हमारे क्वेश्चन का जो फोकस है वो सिलेक्शन पर है, तो अब हम सिलेक्शन की डिटेल देखते हैं कि सिलेक्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। जैसा कि हमने देखा कि सिलेक्शन क्या है, एक आपकी प्रोसेस है, नेगेटिव प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम जो बेस्ट और सूटेबल पर्सन होता है हमारी जॉब पोजीशन के लिए उसको चूज करते हैं। इसके लिए कई सारी स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, यानी सीरीज ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यूज होते हैं सो दैट द बेस्ट पर्सन मे बी सिलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। हर स्टेज में कुछ ना कुछ लोग एलिमिनेट होते चलते हैं और जो सभी स्टेप्स पे सही रहता है वो फाइनल एम्प्लॉयमेंट उसको मिलती है। तो चलिए प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जो मैनेजर होता है वो अनक्वालिफाइड लोगों को एलिमिनेट कर देता है। जब रिक्रूटमेंट के लिए एप्लीकेशन भेजी जाती है तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस देते हैं, बहुत सारे जॉब सीकर्स एप्लीकेशन भेजते हैं, लेकिन सभी जॉब सीकर्स उस जॉब के लिए फिट नहीं होते हैं। एक फर्स्ट स्क्रीनिंग की जाती है जिसमें जो लोग अनफिट होते हैं, यानी जो हमारी जॉब पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, बेसिक जॉब डिस्क्रिप्शन है, जो लोग उस अकॉर्डिंग नहीं होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। अब यहां से आगे वो लोग जाएंगे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस थी उसको फुलफिल कर रहे हैं। अगला प्रोसेस में क्या स्टेप आता है, सिलेक्शन टेस्ट। कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, उस एम्प्लॉय को कई सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, यानी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट करने के लिए इन टेस्ट को किया जाता है।
यहाँ सिलेक्शन टेस्ट आपको दिए हुए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेट टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जो आईक्यू को मेजर करने के लिए किया जाता है। यानी एक व्यक्ति की जो लर्निंग एबिलिटी है और जजमेंट है उसका, कि कैसे वो डिसीजंस लेगा, कैसे जजमेंट लेगा, ये टेस्ट करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब होता है कि इस टेस्ट में ये देखा जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर नई चीजों को, नई स्किल्स को सीखने की कितनी पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कि नए स्किल्स को लर्न करने की उसकी क्या पोटेंशियल है। यानी ये बताता है कि एक व्यक्ति कितनी जल्दी चीजों को डेवलप कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब है एक व्यक्ति के इमोशंस, उसके रिएक्शंस, उसकी मैच्योरिटी, इसको टेस्ट करना, यानी एक ओवरऑल पर्सनालिटी बताती है। नेक्स्ट है ट्रेट टेस्ट। ट्रेट टेस्ट का मतलब है कि जब भी आप कोई जॉब करने जा रहे हैं तो उस जॉब के लिए एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उस लेवल ऑफ नॉलेज और उस प्रोफिशिएंसी को टेस्ट करने के लिए जो आपकी उस जॉब के लिए एग्जिस्टिंग स्किल है, जो उस जॉब के लिए जरूरी है, उसको टेस्ट करने के लिए ट्रेड टेस्ट किया जाता है। बेसिकली आपकी एक्चुअल पोटेंशियल, आपकी एक्चुअल नॉलेज क्या है, वो टेस्ट की जाती है। लास्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट ये जानने के लिए किया जाता है कि एक व्यक्ति का पैटर्न क्या है इंटरेस्ट का, ताकि उसको उसी अकॉर्डिंग जॉब पोजीशन दी जा सके। थर्ड प्रोसेस में क्या है आपका? एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जो उन टेस्ट को पास करेगा, आगे क्या होगा, उसका एक इन डेप्थ फॉर्मल इंटरव्यू किया जाता है। एक इन डेप्थ फॉर्मल इंटरव्यू किया जाएगा जिसमें उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंफॉर्मेशन ली जाती है। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। जब इंटरव्यू हो जाता है तो कई बार बैकग्राउंड्स और रेफरेंस चेक किया जाता है, यानी एम्प्लॉयर नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर रेफरेंसेस के लिए मांगता है। जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं या कोई नोन पर्सन है, वो अपना रेफरेंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन डिसीजन। यहाँ पर फाइनल डिसीजन लिया जाता है कि किस व्यक्ति को, किस कैंडिडेट को हम रखना चाहते हैं, जिसने टेस्ट पास कर लिया, इंटरव्यू दे दिया और रेफरेंसेस चेक भी पास कर लिया है। नेक्स्ट है मेडिकल एग्जामिनेशन। एक मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है जॉब ऑफर देने से पहले। कैंडिडेट्स फिट पाए जाते हैं इस मेडिकल एग्जामिनेशन में, उनको जॉब ऑफर दी जाती है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आएगा आपका स्टेप जॉब ऑफर, यानी जो लोगों ने सभी प्रीवियस चीजें पास कर ली हैं, अब उनको जॉब ऑफर दे दिया जाता है। जॉब ऑफर क्या होता है? मतलब थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट भेज दी जाती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट जॉब, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। कब रिपोर्ट करना है, क्या टाइमिंग रहेगी, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। नेक्स्ट है इसमें प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक बार जब जॉब ऑफर दे दिया गया, सामने वाले ने, कैंडिडेट ने जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पर जो बेसिक इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो कलेक्ट की जाती हैं फ्रॉम दैट कैंडिडेट, उसको लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाया जाता है। एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जॉब्स के बारे में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, जैसे कि जॉब टाइटल क्या होगा, ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, आप कब से कब तक काम करेंगे, पे क्या होगा, आवर्स ऑफ वर्क क्या होगा, कैसे लीव ली जा सकती, ये सारी चीज़ें उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं। तो ये सिलेक्शन की पूरी प्रोसेस। वापस से हम क्वेश्चन पर आए तो सिलेक्शन टेस्ट जो थे उनके बारे में यहाँ पूछा गया है। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पर फोर्थ वाले से ये रिलेटेड है, इंडिकेटर्स ऑफ पर्सन्स एबिलिटी, पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी एंड एबिलिटी टू मेक जजमेंट। दूसरा है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका यहाँ पर फर्स्ट वाले से रिलेटेड है कि एक पर्सन कितनी जल्दी चीजों को लर्न कर सकता है।
नए स्किल्स को कैसे लर्न, कितनी जल्दी लर्न कर सकता है। नेक्स्ट है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब है पर्सन के इमोशन, वैल्यूज, इसके बारे में स्टडी करना। तो यहाँ आपका सी का सेकंड हो जाएगा। और ट्रेट टेस्ट है एक व्यक्ति के, कैंडिडेट के एग्जिस्टिंग स्किल्स को मेजर करना। तो डी का हो जाएगा आपका थर्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बनेगा सेकंड वाला, ए का फोर्थ ऑप्शन, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following are the advantages of functional structure of an organization? दो तरीके की स्ट्रक्चर्स की यहाँ बात की जाती है। एक होता है आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको एडवांटेजेस पूछा है, इनमें से कौन से हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर की। ऑप्शंस हैं लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, places less emphasis on organizational objectives, promotes coordination and control within a department, increases operational efficiency. ये यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। दो तरीके से बेसिकली स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहला है फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या किया जाता है, ग्रुपिंग सिमिलर जॉब्स अंडर वन फंक्शन and organizing these functions under various departments। यानी फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्शन का काम होगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम होगा, रॉ मटेरियल परचेज करना, उसके बाद गुड्स को प्रोड्यूस करना, इन सभी वर्क को क्या करना है, एक तरफ करना है और उसके बाद एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का पार्ट बनाना है। जैसे कि ये किसका पार्ट हो गया, फिर आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। हर डिपार्टमेंट जो उसका कोऑर्डिनेटिंग या डिपार्टमेंटल हेड होता है उसको रिपोर्ट करता है। इसी तरीके से और अदर डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ये सभी क्या है यहाँ पर डिपार्टमेंट होंगे और इनसे रिलेटेड जो सिमिलर जॉब्स होंगी उनको इसी ग्रुप में या इस डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। अब फायदा क्या है इसका, तो सबसे पहला ये है कि इससे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आती है, यानी कि स्पेशल एम्फेसाइज किसी एक फंक्शन पर होता है, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी आती है। एम्प्लॉय जो काम उसको आता है अच्छी तरीके से, उसी काम को वो बार बार करता है, तो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। सेकेंड इसका फायदा ये है कि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है विद इन अ डिपार्टमेंट, क्योंकि सिमिलर टास्क ही परफॉर्म किए जा रहे हैं। इसके अलावा मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, जिससे प्रॉफिट बढ़ता है। प्लस डुप्लीकेशन नहीं होता है वर्क का, वर्क के डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है। एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि एक तरीके के लोग एक जगह काम कर रहे हैं, तो लिमिटेड स्किल पे फोकस होता है। ये सभी इसके फायदे हैं। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो पहला वाला बिल्कुल सही है, लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। दूसरा वाला गलत है, प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ये गलत है, बिकॉज प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं और आगे हम जो भी प्रोसेस करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड होती है। तो बेस जो होता है, एम्फेसिस जो मेन होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पर होता है। तो यहाँ सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आता है डिपार्टमेंट में और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ती है। करेक्ट ऑप्शन है आपके ए, सी और डी। थर्ड वाला यहाँ पे सही होगा, ए, सी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The aim of which technique given by F.W. Taylor is to reduce a given line or a product to fixed types, sizes and characteristics? Options हैं method study, time study, standardization of work या फिर functional foreman। यहाँ देखिए F.W. टेलर की टेक्निक्स के बारे में बात की जा रही है। द टेक्निक्स गिवन बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर को हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। हु इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? और फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है आपके हेनरी फ्योल। यहाँ पर ये जो चीजें दी हुई हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, ये F.W. टेलर की दी हुई टेक्निक्स हैं।
उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए हैं, जैसे हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर बेस्ट एफिशिएंसी। ये सभी प्रिंसिपल्स हैं जो उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ टेक्निक्स भी दी हैं, जो टेक्निक्स यहाँ पर आपको मेंशन है। सबसे पहले टेक्निक यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में हमको दिख रही है, वो है आपकी मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब यहाँ पर होता है कि टेलर ने बताया दैट दिस फोकसेस ऑन फाइंडिंग आउट वन बेस्ट मेथड फॉर डूइंग अ जॉब। जो वर्क है, जो जॉब है, उसको परफॉर्म करने का वन बेस्ट मेथड, जो बेस्ट मेथड है उसको फाइंड आउट करना। किसी भी जॉब को करने के, किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमको क्या करना है, बेस्ट मेथड पता करना है जो यहाँ पर, जो हमारे वर्क पर एप्लीकेबल होगा। इससे फायदा क्या होता है कि हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर सकते हैं और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो बढ़ा सकते हैं और कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन करना जो किसी जॉब को करने के लिए जरूरी होता है। डिटरमाइनिंग अ स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। इसके लिए क्या किया जाता है, देखा जाता है, उन्होंने ये प्रोसेस किया, देखा कि एक वर्कर को कितना समय लग रहा है किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। तो इससे क्या होता है कि अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं और जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो इन्होंने ये भी एक टेक्निक दी थी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि हर काम को करने का कोई ना कोई साइंटिफिक मेथड होना चाहिए, यानी वर्क शुड नॉट बी बेस्ड ऑन रूल ऑफ थंब। So he said that standards should be developed for each process. हर प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, यानी स्टैंडर्ड प्रोसेस होना चाहिए, रॉ मटेरियल होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए और स्टैंडर्ड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। अब इस स्टैंडर्डाइजेशन से बेनिफिट क्या है, स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको इसलिए डेवलप किया गया ताकि एक्सीलेंस आए और मटेरियल की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया जा सके, प्लस मैन और मशीन की परफॉर्मेंस इनहैंस हो सके। नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया हुआ है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप का यहाँ पर आप देख सकते हैं एक डायग्राम है। फंक्शनल फोरमैनशिप में जो टेलर हैं इन्होंने 8 बॉसेस के कॉन्सेप्ट को दिया, जहां पर इन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन दोनों डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करने की बात की, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो इसके लिए इन्होंने 2 डिपार्टमेंट्स बताए, 2 इंचार्जेस बनाए, प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज, और दोनों के ही अंडर 4-4 बॉसेस को रखा। प्लानिंग इंचार्ज में आपका आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में आते हैं स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, और इनके अंडर जो वर्क्समैन है वो काम करते हैं। वापस हम अपने क्वेश्चन पर आए तो द एम ऑफ विच टेक्निक गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर इज टू रिड्यूस अ गिवन लाइन और अ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ थर्ड होगा, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स अंडर प्लानिंग फंक्शन। Setting objectives, identifying alternative courses of action, developing premises, evaluating alternative course of action। और यहाँ पर अब हमें करेक्ट आंसर बताना है सीक्वेंस करके। तो सबसे पहले प्लानिंग क्या होता है, तो प्लानिंग मतलब होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू परफॉर्म इट। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं कि क्या काम हमको करना है और हम कैसे उसको करेंगे। इसीलिए कहते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। किसी भी काम को करने के पहले हमको एक आइडिया फॉर्मुलेट करना पड़ता है कि किस तरीके से उस काम को किया जाएगा। तो ये सभी चीजें हम प्लानिंग के अंडर में करते हैं। ये हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से काम किया जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाता है, प्लानिंग में हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लेते हैं, तो सभी लोग उसी ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ऑब्जेक्टिव की तरफ काम
करते हैं। प्लानिंग एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, हर लेवल पर, हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लानिंग देखने को मिलती है। तो प्रोसेस की बात अगर करें तो सबसे पहले आता है आपका सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है और एक छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी बनाए जाते हैं। जैसे हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमको अपनी सेल को 20% इंक्रीज करना है, और जो भी ऑब्जेक्टिव होता है सभी लोगों को उसको क्लियरली बताया जाता है। दूसरा इसमें स्टेप में आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस। डेवलपिंग प्रेमाइसेस का मतलब होता है मेकिंग अजम्पशंस। तरह से फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है, पॉलिसी में क्या चेंज आ सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या हो सकता है। जो ये चीजें होती हैं इसको हम एक अजम्पशन इससे रिलेटेड बनाते हैं ताकि हम अपने प्लान को सक्सेसफुल बना सकें। थर्ड है आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अगला हमको क्या करना है, अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, अब अजम्पशन बन गया, अब अगला क्या करना है, एक्ट करना है। तो एक्ट करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हमें उन अल्टरनेटिव मेथड्स को आइडेंटिफाई करना है। जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद उनको क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करेंगे कि सारे अल्टरनेटिव्स में से सबके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं। एक फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे ताकि हमको पता चल सके कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट होगा। एक बार आपने जब अल्टरनेटिव को इवैल्यूएट कर लिया तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव आपके लिए होगा उसको आप सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है प्लान को इम्प्लीमेंट करना। जो आपने सिलेक्ट कर लिया अल्टरनेटिव उसको आप क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर देते हैं अपने काम को करने के लिए। और लास्ट उसके बाद होता है फॉलो अप। एक बार आपने कोई कोर्स ऑफ एक्शन अप्लाई कर दिया तो अप्लाई करके हमें उसको भूल नहीं जाना होता है। हम क्या करते हैं, फॉलो अप करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि जो हमने इम्प्लीमेंट किया है आइडिया, क्या वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर सही नहीं चल रहा है तो हम उसको मॉनिटर करेंगे और जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसको उस अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। ऑप्शंस में हम अगर सीक्वेंस लगाएं तो सबसे पहले आपका आएगा सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, फिर आएगा डेवलपिंग प्रीमाइसेस, फिर आएगा आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, और फिर आएगा इवैल्यूएशन। यानी सबसे पहले आएगा आपका ए, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी और तब आएगा डी। यानी यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is not a limitation of controlling? Options हैं costly affair, resistance from employees, ensures order and discipline, little control on external factors. तो सबसे पहले कंट्रोलिंग क्या होता है, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। और कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। वी कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंपेयर करने पे हम क्या पता करते हैं, डेविएशंस पता करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस उतना ही है या उससे कम या ज़्यादा है। तो जो डेविएशंस है, कम या ज़्यादा होना एज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर कम या ज़्यादा है तो वो डेविएशंस होती है। तो डेविएशंस पता करते हैं, डेविएशन पता करने के बाद पता करते हैं कि रीज़न क्या है ये डेविएशन आने का। इसके बाद करेक्टिव मेजर्स लिए जाते हैं उस डेविएशन को दूर करने के लिए। तो ये पूरा कंट्रोलिंग की प्रोसेस में किया जाता है। यानी देखा जाता है कि जो हमने प्लान किया था हमारा एक्चुअल रिजल्ट भी उसी तरीके से आया है या नहीं। नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है और किस तरह से हम उसको सही कर सकते हैं। तो कंट्रोलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं कि इसके लिमिटेशंस क्या हैं, क्या क्या इसमें लिमिटेशन हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला है स्टैंडर्ड्स को सेट करने में डिफिकल्टी होना। स्टैंडर्ड्स पे ही कंट्रोलिंग बेस्ड होता है, तो अगर हम स्टैंडर्ड्स को सही तरीके से क्वांटिटेटिव टर्म्स में डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियस है कि जब हम एक्चुअल से कंपैरिजन करेंगे परफॉर्मेंस का तो वहाँ भी गलती होने की संभावना रहती है। इसके बाद लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स।
एक्सटर्नल फैक्टर्स है जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी, टेक्नोलॉजी में चेंज होना, कंपटीशन में चेंज आना, इसको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। जब भी कोई चेंज लाया जाता है तो एम्प्लॉयज उसको रेजिस्ट करते हैं, वो उनको अपनी फ्रीडम के अगेंस्ट लगता है तो उसको रेजिस्ट करते हैं, चेंज नहीं करना चाहते हैं। और लास्ट है आपका कॉस्टली, बिकॉज जो कंट्रोलिंग है वो काफी कॉस्टली होती है, लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइम, एफर्ट इसमें लगता है। तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए तो ये करना सही होता है, वो कर भी पाती हैं कंट्रोलिंग, लेकिन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पर अगर देखें हम तो पहला वाला बिल्कुल सही है, कॉस्टली अफेयर होता है, रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय होता है, इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ये सही नहीं है, और चौथा वाला भी सही है, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कौन सा लिमिटेशन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द स्टडी ऑफ इट्स फीचर विच आर एज फॉलो। यहाँ पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ फीचर्स की बात की गई है, हमें बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है हमें यहाँ पे बताना है कि इसमें से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के कौन कौन से फीचर अवेलेबल हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जो मैनेजमेंट डिफाइन करता है, जो मैनेजमेंट बनाता है, और ये डेलिब्रेटली क्रिएट किए जाते हैं, जानबूझकर क्रिएट किया जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को किसी टास्क को पूरा करने के लिए। ये सभी की अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, किसकी क्या अथॉरिटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बताता है। प्लस ये बताता है कि किसको कौन रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी बताता है। इसी के दूसरा होता है आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जब लोग साथ में काम करते हैं तो एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सोशल रिलेशनशिप लोगों के बीच में बन जाता है, तो वो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ये विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिकॉज जब लोग एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, फ्रीक्वेंटली एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो फ्रेंडशिप वाला इंटरेक्शन उनके बीच में होता है। कॉमन इंटरेस्ट वाले लोग एक साथ मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कैफेटेरिया में कॉफी पीते हैं, तो ये सब क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं। यहाँ पे कोई रिटन रूल्स नहीं होता, कोई फॉर्म नहीं होता, कम्युनिकेशन की कोई फिक्स लाइन नहीं होती। जैसे फॉर्मल में कम्युनिकेशन लाइन फिक्स है कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, मतलब कौन किसके अंडर आता है, और उसी स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो करके कम्युनिकेशन की जाती है। जबकि इनफॉर्मल में कोई कम्युनिकेशन का स्कोप नहीं होता, कोई फिक्स लाइन नहीं होती, इसीलिए इसको हम ग्रे पॉइंट भी कहते हैं। ग्रे पॉइंट का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन जाती है, देयर इज नो फिक्स डायरेक्शन फॉर द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम एडवांटेजेस देखें कि इनमें से कौन कौन सा फॉर्मल का एडवांटेज है, तो देखिए पहला वाला बिल्कुल सही है कि रिलेशनशिप्स बताता है फॉर्मल वेरियस जॉब पोजीशंस में, और ये क्लैरिफाई करता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है इट इज अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान्स एज इट लेज डाउन रूल्स प्रोसीजर्स एसेंशियल फॉर देयर अचीवमेंट, ये भी बिल्कुल सही है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स प्रोसीजर्स डिफाइन किए जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं, जिनके बेस पर हम जो ऑब्जेक्टिव्स होता है उसको अचीव करते हैं। थर्ड है इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप बाय ग्रुप मेंबर, ये बिल्कुल गलत है। ये आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल में जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो फिक्स्ड होता है, तो ये गलत है थर्ड वाला। चौथा वाला भी बिल्कुल सही है, इट इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय टॉप मैनेजमेंट टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसको जानबूझ के, डेलिबरेटली का मतलब है जानबूझकर क्रिएट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। क्योंकि अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो किसी को रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होगा, सब अपनी मनमानी काम करेंगे, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइडेड नहीं रहेगी, तो लोग सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथ फंक्शनिंग हो इसलिए जानबूझकर डेलिबरेटली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है। तो यहाँ पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही है, तीसरा गलत है और फोर्थ वाला भी सही है।
तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट है ए, बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस में हमको करेक्ट सीक्वेंस लगाना है। सबसे पहला स्टेप होता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, यानी ये पता करना कि हमको कितने लोगों की आवश्यकता है, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करते हैं कि कितने लोगों की हमको हमारे यहाँ जरूरत है। तो यहाँ देखिए डी वाला जो दिया है ये सबसे पहला होगा, मैन पावर प्लानिंग। That means the number and types of human resources available and required were assessed in the organization. फिर आता है रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट देना, रिक्रूटमेंट करना। तो देखिए बी वाला यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस में आपका आ जाएगा, सेकंड हो जाएगा रिक्रूटमेंट करना, पोटेंशियल कैंडिडेट्स को एडवर्टीजमेंट देना कि हमारे यहाँ वेकेंट जॉब पोजीशन है। तो यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर में सिचुएशन वेकेंट दिया गया है एडवर्टीजमेंट। डेली न्यूज़पेपर में जैसे रिक्रूटमेंट आप प्रिंट मीडिया के थ्रू भी अपना एडवर्टीजमेंट दे सकते हो, रिक्रूटमेंट के लिए डिजिटल मीडिया के थ्रू भी दे सकते हो। तो यहाँ न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया गया। रिक्रूटमेंट हो गया, अब क्या करेंगे? सिलेक्शन करेंगे। तो इसके बाद आपका थर्ड पे आएगा ई वाला ऑप्शन, सिलेक्शन करना। यहाँ पे जैसे अभी हम लोगों ने देखा सीरीज ऑफ टेस्ट और इंटरव्यूज होते हैं सुटेबल कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अब सिलेक्शन हो गया, इसके बाद क्या करते हैं? हम प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन करते हैं, यानी जो एम्प्लॉय है उसको उसकी जॉब पोजीशन देते हैं और उसको जो ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पर चौथे नंबर पे आपका यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। द सिलेक्टेड एम्प्लॉय वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑफिस एम्प्लॉयज एंड ही ऑक्यूपाइड द पोजीशन फॉर विच ही वाज सिलेक्टेड। लास्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रोसेस में? अगला ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड इन हाउस ट्रेनिंग्स एंड ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट्स इन लॉन्ग रन। तो ये आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन में क्या आएगा? डी आएगा, फिर सेकेंड नंबर पे क्या आएगा हमारा? बी आएगा, फिर थर्ड नंबर पे ई आएगा, उसके बाद है आपका सी और लास्ट में है ए, डी बी ई सी ए। तो सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस लिमिटेड, अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार, is highly successful organization. For designing their cars, they follow assembly line production, which entails the sequence of operations, place for men, machine and raw materials, etc. Identify the technique of scientific management being followed by Cross Limited. ऑप्शंस हैं टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, मेथड स्टडी या फिर फटीग स्टडी। देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, मेथड स्टडी। हमने मेथड स्टडी में देखा भी कि एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट करना किसी जॉब को परफॉर्म करने के लिए कि बेस्ट मेथड क्या होगा। कई सारे पैरामीटर्स इसमें होंगे, जैसे कहाँ से रॉ मटेरियल आएगा, फाइनल प्रोडक्ट कैसे डिलीवर किया जाएगा, कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ये सभी इसका पार्ट होती हैं, सभी मेथड स्टडी का पार्ट है। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस होंगे, कहाँ पे मैन, मशीन, रॉ मटेरियल का प्लेस कहाँ है, कहाँ से हम ले करके आएंगे, ये सब एक पर्टिकुलर बेस्ट वे जो होता है उसको डिटरमाइन किया जाता है। टेलर ने जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन होता है उसको मेथड स्टडी के थ्रू डिवाइस करने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ऑप्शन है फीडबैक, डिकोडिंग, इनकोडिंग और मैसेज। कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो कम्युनिकेशन की एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले होता है आपका सेंडर, यानी मैसेज भेजने वाला। सेंडर के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ मैसेज होगा जिसको वो भेजेगा। इसके बाद की जाती है इनकोडिंग, यानी सेंडर जो मैसेज होता है उसको एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपकी इनकोडिंग हो गई। इसके बाद आपका होता है यहाँ पर मीडिया, यानी किसके थ्रू आप कम्युनिकेट करेंगे, जैसे टेलीफोन हो गया या इंटरनेट के थ्रू आप अगर कम्युनिकेट करते हैं तो वो।
फिर यहाँ आएगा नेक्स्ट आपका रिसीवर। रिसीवर यानी वो व्यक्ति जो आपके मैसेज को रिसीव करेगा। रिसीवर को जब मैसेज मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, यानी कि जो इनकोड करके मैसेज सेंडर ने भेजा है अब वो उसको डिकोड करेगा, अपनी उसको लैंग्वेज में समझेगा। फिर वो क्या करता है, यहाँ पर फीडबैक देता है। फीडबैक का मतलब है कि जो मैसेज भेजा गया वो उसको समझ गया और रिप्लाई देता है। जब हम मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो यहाँ नॉइस का भी एक कॉन्सेप्ट है। नॉइस का मतलब होता है डिस्टर्बेंस इन द कम्युनिकेशन। जैसे अगर मोबाइल पे किसी से बात करें तो नेटवर्क इशू होना, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो यहाँ लास्ट स्टेप पूछा था, तो लास्ट स्टेप यहाँ पे फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट होगा, फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलीगेशन रिफर्स टू upward transfer of responsibility from subordinate to a superior, downward transfer of responsibility from a superior to subordinate, upward transfer of authority from subordinate to superior, या फिर downward transfer of authority from a superior to subordinate। यहाँ बात क्या हो रही है, डेलीगेशन क्या होता है। तो डेलीगेशन यहाँ पर आपका फोर्थ वाला ऑप्शन होगा, डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब किसी सुपीरियर को कोई काम दिया जाता है तो पूरे टास्क को वो अकेले हैंडल नहीं कर सकता, तो ऐसे केस में क्या करता है वो कि उस काम को पूरा करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को अपने काम को डेलीगेट करता है। अब उस काम को पूरा करने के लिए वो कुछ अथॉरिटी भी डेलीगेट करता है। प्लस जो अथॉरिटी यहाँ पे डेलीगेट की जा रही है वो परमानेंट नहीं दी जाती है, वो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए दी जाती है। जब वो टास्क पूरा हो जाएगा तो वो अथॉरिटी इज बैक टू दैट पर्सन। उस अथॉरिटी दी गई है वो वापस ली जा सकती है और किसी और को भी दी जा सकती है। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भले ही अथॉरिटी एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देता है, लेकिन अंत में रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी जो सुपीरियर होती है उसी की रहती है। भले ही वो अथॉरिटी डेलीगेट कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को वो डेलीगेट नहीं कर सकता। अगर काम पूरा नहीं होता है, किस सबऑर्डिनेट से काम कराया जा रहा है ये नहीं पूछा जाएगा, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपीरियर की ही है अगर काम पूरा नहीं होता है। अगर आप हमारे लेक्चर्स की फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।